हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 910 चैनल पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्कोरिंग चैप्टर है। और कहीं ना कहीं ये बहुत जगह चैप्टर्स में, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बहुत जगह क्वेश्चंस के अंदर हम अटक जाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। और मेरे हिसाब से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो पॉलिनोमियल हो जाता है, पॉलिनोमियल करते हैं तो आधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आज वन शॉट में इसको हम खत्म करेंगे। कॉन्सेप्ट से लेकर वर्ड प्रॉब्लम तक, अच्छे क्वेश्चन से लेकर बेसिक क्वेश्चन तक हम सारा खत्म करेंगे यहाँ पर आज। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो ये होती है। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक ही फर्क होता है, यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ पे LHS और RHS होता है। तो जैसे उसकी बेसिक फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पर होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर भी यही कंडीशन होती है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो, क्वाड्रेटिक की कंडीशन ये होती है कि उस इक्वेशन की जो डिग्री होगी, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी बच्चों वो क्या होगी? 2 होगी। हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। ठीक है ना। तो अगर मान लो a ही 0 हो जाएगा, ये गायब कर दे, तो खाली bx प्लस c बचेगा। तो वहां तो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप देखो c गायब करो तब भी डिग्री 2 है, bx गायब करो तब भी डिग्री 2 है। तो यानी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। गॉट इट। तो डिग्री होती है यानी हाईएस्ट पावर, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चलिए डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स, जिसको आप पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जीरोस कहते थे या सॉल्यूशन कह दो, नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। वहां पर एक अल्फा कहते थे और एक बीटा। देखो, पॉलिनोमियल के साथ साथ लेकर क्यों चल रहा हूं? क्योंकि इनडायरेक्टली पॉलिनोमियल जैसा ही है लगभग, थोड़ा सा एक नया मेथड आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाकी ओवरऑल ये पॉलिनोमियल के जैसा ही है। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वहां वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी, वहां वेरिफिकेशन थी, यहाँ वेरिफिकेशन नहीं है। मतलब मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो लगभग सेम टॉपिक है। तो बेसिक फॉर्म समझ में आ गई। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिग्री 2 होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। यानी x की यहां पर 2 वैल्यूज आएंगी। पूरे चैप्टर में हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पूरे चैप्टर में हम x की वैल्यूज के पीछे भाग रहे हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, आपको x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, आपको उस वर्ड प्रॉब्लम से एक पॉलिनोमियल क्रिएट करना पड़ेगा, एक इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको x की वैल्यूज निकालनी है। अब मेथड्स टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x, मेथड्स टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज, या मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही बात है। हाँ जी। तो पहला फैक्टराइजेशन, ये आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्वाड्रेटिक, ये इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, पूरा चैप्टर इसी पे टंगा हुआ है। और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ये बेटा नॉट इन सिलेबस, ये अब आपका सिलेबस में नहीं है, ये अब आप सीखोगे 11th स्टैंडर्ड में जाकर। इसका वैसे तो बहुत आसान सा है टॉपिक, लेकिन इसको यहां पर नहीं सिखाया जा रहा क्योंकि सीबीएसई ने इसको काट दिया है। फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आइडेंटिटी का यूज करना, कॉमन ले लेना, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर्स में तोड़ देना, उसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। बहुतों बच्चों को आता है, मेजॉरिटी में आता है। 8th स्टैंडर्ड से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आज हम मेन सीखने आए हैं। गॉट इट? तो शुरू करेंगे। तो अभी एक एक करके बात करेंगे। पहले करेंगे फैक्टराइजेशन, फिर ये आएगा और ये तो हमारा करना नहीं है, ठीक है जी। बीच बीच में कुछ कुछ अतरंगे क्वेश्चन आते रहेंगे, देखते रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस। शुरू करते हैं जर्नी फैक्टराइजेशन से। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आता है असर्शन रीजनिंग में आजकल, एमसीक्यूज में आजकल, वेरी शॉर्ट आंसर्स में आजकल, कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इस कंडीशन के ऊपर बात हो रही है। आओ देखो क्या कह रहा है। यू हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 2x माइनस 3, ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखो क्या हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? बिल्कुल बना। क्यों बना? क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है। देखो दूर से नहीं पता चलेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। यह आया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी ए माइनस बी। गौर से देखोगे अगर आप तो हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा? x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया, यानी a क्या हो गया? 0। तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? सॉर्टेड है। चले आगे, ठीक है। तो अब आप ये तो पहचान लोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? डन है बच्चों? चलो आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है फैक्टराइजेशन, यानी टुकड़े टुकड़े करना है इसका। आपको क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, आपको उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, यानी तोड़ना है उसको दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स लीनियर होने बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली बात है यार, क्वाड्रेटिक को तोड़ोगे तो दो लीनियर आएंगे, क्यूबिक को तोड़ोगे तो 3 लीनियर आएंगे, बाय क्वाड्रेटिक को तोड़ोगे तो 4 लीनियर आएंगे, या 2 क्वाड्रेटिक आएंगे, या एक लीनियर और एक क्यूबिक आएगा। तो इसके पास तो स्कोप ही नहीं है बेचारे के पास। इसके पास तो क्या है? आपको एक क्वाड्रेटिक को 2 ही पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक। और दोनों लीनियर होंगे। जिस बच्चे को नहीं आता है उसको मैं बता देता हूं कि भैया फैक्टराइजेशन कैसे होती है। जिसको आता है बहुत बढ़िया, जल्दी से पेन निकालो, शुरू हो जाओ और आंसर बता दो मेरे को। देखो क्या करते हैं, एक्स का पड़ोसी क्या है? एक्स का पड़ोसी, पड़ोसी मतलब कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर है 1, एक्स का कोफिशिएंट है -3 और जो अकेला है कांस्टेंट है वो है -10। आपको क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। -10 और 1 को मल्टीप्लाई करो, या 10 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 10। तो 10 1 जा 10। अब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 10, और माइनस करने पर, ये वाला साइन देखते हैं, माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 3। तो आप 10 के सारे फैक्टर लिख लो। जैसे 10 1 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और वहीं रुक जाओ जहां पर आपका आंसर आ जाए। जैसे ये आ चुका है, मल्टीप्लाई करने पे 10 भी दे रहा है और माइनस करने पर 3 भी दे रहा है। क्लियर है? चलो थोड़ा सा साइन का ध्यान रख लेना बस। जैसे ये आया -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस स्टेप पर आके 1 मिनट सोचना क्या मैंने ठीक किया है। इसको दोबारा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जस्ट फॉर बिगिनर्स बता रहा हूं मैं, बाकी को तो आता होगा ये। -5x प्लस 2x क्या होता है? -3x, यानी जो मैंने किया है ठीक है। सबसे ज्यादा गलती यहां पर साइन की होती है। अगर बच्चे यहां पर लिख देते हैं ना +5x - 2x तो गड़बड़ा जाता क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो x कॉमन लेंगे, x -5, 2 कॉमन लेंगे, x -5। ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। इनको कॉमन लिया, जो बच गया वो आएगा। पहचान क्या है? हमने ठीक किया है कि पहले 2 में से आपने कॉमन निकाला ना, इन 2 में से कॉमन निकालना है और इन 2 में से कॉमन निकालना है। तो जो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बचेगा ये सेम होना चाहिए, वरना गलत हो आप में।
अब इनको एक बार ही लिख लिया और जो बच गया उसको एक बार ही लिख लिया, ठीक है ना। अब ईदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई -2। पॉलिनोमियल चैप्टर में एक को अल्फा कहते थे, एक को बीटा, यहां सच कोई जरूरत नहीं है, फैक्टराइज हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। और देखो अब जैसे अंडर रूट में देखो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो पॉलिनोमियल चैप्टर आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है ना इन दोनों को, तो 5√2 इंटू में √2 गिव्स अस 10। यहां भी क्या आ गया 10। मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, प्लस करने पर 7 आना चाहिए, फिर वही फैक्टर बन गए। 5 2 जा क्या हो गया बेटा 10, और प्लस करने पर क्या आ रहा है 7। आ जाओ जी, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इनमें से कॉमन निकालो, √2x कॉमन आता है बेटा, 2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा। यहां से देखो 5 कॉमन निकालो, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आया बेटा √2x प्लस 5, एक आया x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो अगर देखो सेम आया था तो यहां से वैल्यू आएगी ईदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई -5/√2, x की वैल्यू आ गई -√2। गॉट इट। ये हमारे दो आंसर्स आ गए, सॉर्टेड है, ठीक है जी। इसको कहते हैं बेटा हम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। चले एक और देखो, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 100 इंटू 1 यानी 100 चाहिए, और प्लस करने पर क्या चाहिए 20। क्या चाहिए? प्लस करने पर 20 चाहिए। तो 10 इंटू 10 हो गया बेटा 100, और प्लस करने पर क्या देगा 20। ठीक है जी। वह तो सीधा आइडेंटिटी भी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लो तो अच्छी बात, नहीं पहचानो तो स्प्लिट भी हो जाएगा। वैसे अगर गौर से देखो तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab की आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का यूज करना भी एक प्रकार का फैक्टराइजेशन है। क्या समझे? तो इसमें से कॉमन लेंगे हम क्या 10x, क्या बचा बेटा 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो ना तभी तो बराबर आया, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 दोनों ही सेम आ गए। अब 10x माइनस 1 को 0 पुट करो, यहां पर भी 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/10, x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। इक्वल रूट्स कहते हैं इसको। गॉट इट, सॉर्टेड है। फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया होगा आई होप। इक्वेशन दी हो तो अगर वो स्प्लिट हो रही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं, तो आप स्प्लिट कर लोगे यानी फैक्टर कर लोगे। चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, हम उसको देखो। मैंने क्या किया है कि हमने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो पहला हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, तो 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैं आपको बताऊं जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन बड़ा मुश्किल लगता है, देखो मैं ऐसे कई बच्चे ऑफलाइन में जानता हूं जहां पर जिनको ना स्प्लिट करना नहीं आता, जिनको तोड़ना नहीं आता, जिनके संस्कार ठीक है, जिनको टूट फूट करनी नहीं आती, मतलब बीच में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जिनको नहीं आती, मतलब मजाक कर रहा हूं, जिनको फैक्टराइजेशन में कमजोरी है। तो अगर ऐसे कोई बच्चा है तो उसके लिए तो रामबाण इलाज बनकर आया है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। नो ब्रेनर है, फॉर्मूला याद करो, वैल्यूज पुट करो, आंसर आपके पास है। यहां दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या फैक्टर बने, और जब √2 आता है तो शहीदी हो जाती है, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए जिनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पसंद है तो वो ये वाले क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। यहां तो जस्ट फॉर फन मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं। मैं यहां पे तो सॉल्व ही नहीं करूंगा, और बताओ मेरा फोकस रहेगा इक्वेशन को डेवलप करना, क्योंकि बच्चे ये भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं सर इक्वेशन नहीं बनता अपने से। तो इक्वेशन बनाने की प्रतिक्रियाएं बताऊंगा आपको मैं, गौर से देखना। कह रहे दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट है 182। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है जी। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा
27 माइनस एक्स। जब दो लोगों का, दो नंबर्स का जो सम है वो क्या है 27, एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना दिया हुआ आपको 182, यह आया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इन दोनों को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये नंबर ना बहुत बड़ा हो गया, अब फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा आप लोगों से, या अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो अगर हम फिलहाल अगर सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात करें तो आपको एक हेल्पफुल गाइडलाइंस देता हूं कि जैसे जो नंबर आपका मल्टीप्लाई करके आया 1 इंटू 182 इज 182, उसके प्राइम फैक्टर मार लो। जैसे 2 आया, कितने पे आया 2, ये 91, 7 पर आया 13, 13 पर आया 1, आपको यहीं से फैक्टर मिल जाएंगे। देखो ये आया 14 और ये आया 13, 14 इंटू 13 भी कितना होता है 182, और माइनस करने पर कितना आएगा 1, और प्लस करने पर कितना आएगा 27। हमें प्लस वाला चाहिए ना, तो आ गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, स्प्लिट हो गया ये। तो फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर्स आ गए बेटा आपके। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 13 और आ गया 14। ठीक है ना, तो देयरफॉर यू कैन से दैट फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 आएगा, पहला 14 है तो दूसरा 13 आएगा। अगर x 13 है तो सेकंड नंबर 14 आ जाएगा, 14 है तो ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है, डन। चले आगे, तो ये इक्वेशन बनानी आ गई है, आ रही है, मतलब आ नहीं गई, आ रही है। चलो, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड 7 छोटा है बेस से, तो अगर बेस को x ले ले तो ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपको दे रखी है 13। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ना। तो लेट बेस बी x सेंटीमीटर, तो जो ऑल्टीट्यूड होगा बच्चों वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा अपना x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये आ गया x का स्क्वायर 169, x स्क्वायर 49, 14x। ठीक है जी, प्लस आ गया जी x स्क्वायर 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। क्लियर है, उधर चला जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 से और काट सकते हो, ये आ गया जी, है ना, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। गॉट इट, सॉल्व कर लोगे, फैक्टर ढूंढ लोगे। चलो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा बेस और ऑल्टीट्यूड क्या निकाला आप लोगों ने। क्लियर है, चले आगे बच्चों। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर ना केस स्टडी भी बनती है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि आज मैं आपको बेसिक काम बता रहा हूं यहां पर सारा का सारा, बहुत जल्द इसका भी क्या आएगा, देखो अब ना सारी सीरीज शुरू हो जाएगी केस स्टडी एजर्शन रीजनिंग वाले। हर एक चैप्टर जो हम पढ़ा चुके हैं आपको यहाँ पर या जो और पढ़ाएंगे उसके केस स्टडी एजर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज, इसकी भी एक सीरीज हम लोग बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। रैपिडली आएगा वो, मतलब हर ऑल्टरनेट डेज पर मैथ्स आ रही है, हर ऑल्टरनेट डेज पर साइंस आ रही है, इंग्लिश आ रही है, एसएसटी आ रही है। उससे क्या होगा कि आप लोग, अब तो देखो भाई पढ़ने के दिन है, ये नहीं पढ़ेंगे तो और मतलब एजर्शन रीजनिंग केस स्टडी बेस्ड, इन पे बहुत सारे मार्क्स डिपेंडेंट हैं। और बच्चे को पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्यों लगता है कि यार केस स्टडी बेस्ड किसी और जहान से आएगी।
अरे नहीं भाई, अगर यही क्वेश्चन बन जाएगा केस स्टडी, जो भी आपने क्वेश्चन किया ना ऑल्टरनेटिव वाला, यही बन जाएगा। वहां पर पोल एक खड़ा कर देंगे, एक ग्राउंड बना देंगे, ठीक है जी, उसकी शैडो बना देंगे, बन गया, सेम क्वेश्चन आ गया। अभी मैं इसको केस स्टडी में बना सकता हूं, लेकिन केस स्टडी तभी अच्छा लगता है करना जब आपको कॉन्सेप्ट आता हो, और कॉन्सेप्ट आता है तो केस स्टडी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी आपका ये फोबिया, ये डर, ये भ्रम दूर करने के लिए हम लोग केस स्टडी बेस्ड लेक्चर्स लाइव में या रिकॉर्डेड लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, कमेंट में बताओ वो लाइव लेकर आए या रिकॉर्डेड। चलो, कॉटेज इंडस्ट्री है एक, हाँ जी, produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than the twice of the number of articles produced on that day. कह रहे हर एक आइटम को बनाने का खर्चा क्या है, जितनी आइटम बनाई है उसका ट्वाइस प्लस 3। तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एक्स ले लो, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने का, एक आर्टिकल को, तो ट्वाइस प्लस 3 हो गया, ये रुपीज आ गया, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, इतने प्रोडक्ट बनाए और एक प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत थी, कॉस्ट थी, वो इतनी थी। टोटल कॉस्ट कितनी लगी बेटा, 90 रुपीज। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आना चाहिए ना, 10 गुड्स बनाए, एक गुड्स 9 रुपए का था तो 90 रुपए आएगा ना, मल्टीप्लाई करके तो आएगा। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी, बाय ईदर मेथड। अभी एक और मेथड बता रहा हूं, वो भी समझ लो। सॉर्टेड है बेटा, चलें आगे। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो, अब आता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड नो ब्रेनर है। क्या काम करना है आपको, इक्वेशन बनानी है, मतलब इक्वेशन दी होगी, फॉर्मूला लगाना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वहां पर तो सोचना पड़ रहा था कि क्या दो फैक्टर होंगे, यहां पर कुछ नहीं सोचना। देखो, हमारी जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, इक्वल्स टू 0 भी होता है, ठीक है ना। सबसे पहला काम होता है स्टेप नंबर 1, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालना। डी कैसे आता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे पैदा होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, पहला, अगर हमारा डी 0 से बड़ा है, अगर हमारा डी 0 से क्या है बेटा, बड़ा है, यानी पॉजिटिव आंसर आता है, तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आपके जो रूट्स आएंगे यानी जो आंसर आएंगे वो रियल नेचर के होंगे और अलग अलग होंगे। एक्स का अलग आंसर आएगा, वाई का अलग आंसर आएगा। अगर हमारा डी जो है वो 0 से छोटा होगा, चलो पहले बराबर की बात कर लो, अगर हमारा डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा तो उसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल नंबर आएंगे और दोनों अलग आए, दोनों सेम आएंगे। एक्स का भी 5 आ रहा है तो दूसरा भी 5 ही आएगा, जैसे भी कहना ना 1/10 1/10 इक्वल रूट्स। तीसरा हमारे लिए किसी काम का नहीं है, डी अगर 0 से छोटा आएगा तो नो रियल रूट्स। रियलिटी में इसके रूट्स प्रेजेंट नहीं है, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी हम आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे 10th में। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है जी। तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं है। तो इसके लिए आगे बढ़ने से लिए तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2, फाइंड रूट्स। अब आप रूट्स निकालते हो फॉर्मूला लगाकर, एक्स का आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। यहां नो रियल रूट्स इसलिए है क्योंकि नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया और रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म पॉसिबल नहीं है। रूट -2 तो सॉल्व ही नहीं कर सकता ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता वो,
ठीक है ना। तो जब फर्स्ट और सेकंड आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, गॉट इट। तो यहां से आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, माइनस बी, प्लस और माइनस का मतलब है एक बारी प्लस करेंगे और एक बारी माइनस। अभी बताता हूं कैसे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको 2x² माइनस 7x प्लस 3। ए क्या है बेटा इसका 2, बी क्या है -7 और सी क्या है 3। नो ब्रेनर है, बस एबीसी लिख लिया, फॉर्मूला लगा दो। पहले लगाओ डी, क्या होता है बेटा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac 49, 8 3 24, क्या आ गया बेटा 25। जीरो से बड़ा है तो नेचर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो नेचर के ऊपर ही आते हैं, सिर्फ नेचर ही पूछ लेते हैं आपसे, या नेचर की वजह से के की वैल्यू। अभी कराऊंगा क्वेश्चन। ये आ गया डी। एक्स का फॉर्मूला क्या बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, रूट डी अपॉन में 2a। तो देखो माइनस बी प्लस माइनस 25 अपॉन में 2a, 2 इंटू 2, ये हमने फॉर्मूले के अंदर पोस्टिंग कर दी। 7 प्लस माइनस 5/4, तो 7 प्लस 5/4 अलग कर लिया, 7 माइनस 5/4 अलग कर लिया। नो ब्रेनर है, मैं कहता रहा हूं। कितना आ गया 12/4, 3 आ गया, और यहां पर आ गया 2/4, 1/2 आ गया। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर लेकिन लेंदी तो हो गया। बेटा देखो क्या होता है, एक होता है मुश्किल तरीका, छोटा तरीका, आसान तरीका, लंबा तरीका। यहां पर उन बच्चों के लिए श्योरिटी है। देखो एक तो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, करता नहीं है पेपर में, लेकिन अगर कर दिया तो करना पड़ेगा। और मैं कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चन जानता हूं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मतलब करने ही नहीं चाहिए, वो स्प्लिटिंग से ही करने चाहिए। उससे करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जानता हूं जो फैक्टराइजेशन से करने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। उसको किससे करने चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो आप तो समझो, अगला एक लेक्चर आएगा जिसके अंदर बहुत बेहतरीन केस स्टडीज, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर सब कुछ होंगे। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कब कौन सा करें। अभी तो दोनों की प्रैक्टिस करो। 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 उसके करो, 10 इसके करो, या 8 इसके करो, सॉरी 12 इसके करो, 8 उसके करो, क्योंकि वो पहले से करते आ रहे हो। ठीक है ना। तो ये नया है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये आया एक और, अब ए बताओ कितना है 2, बी कितना है 1, सी कितना है बेटा -4। तो डी निकालो, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो ये 1 आया और ये आया हमारा 32। तो डी की वैल्यू आ गई 33। तो जरूरी नहीं है वो सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या था 25, वो 5 का फैक्टर होता है। रूट 25 क्या होता है 5, यहाँ रूट 33 तो रूट 33 रहेगा। एक्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 2a। ये आ गया बेटा। तो बस यही आंसर छोड़ दो, इसके आगे क्या ही करना। दो अलग अलग आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -1 प्लस रूट 33/4, -1 माइनस रूट 33/4। ये आ गया। क्लियर है, डन है। चले चलो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर निकालो भैया रूट्स। डी b² माइनस 4ac, ध्यान से देखना, 1 माइनस 32, डी की वैल्यू आ गई -31। तो यहां पर क्या आया बेटा, नो रियल रूट्स। आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते 10th में जरूर लगा देता हूं मैं आगे, क्योंकि कर सकते हैं। 11 में जाके बच्चे कहते थे सर आपने ना 10th में झूठ बोला था। झूठ नहीं बोला था, अभी हम नहीं पढ़ते। जैसे ना बचपन में हम फूड पाइप बोलते थे, बड़े होके पता चला ये तो ईसोफेगस है, समझ रहे हो। तो वो बचपन में बच्चों को ईसोफेगस बोलना शुरू कर दोगे तो वहां पर वो बेचारा बोल नहीं पाएगा, उसको मुश्किल लगने लग जाएगी चीज। आजकल तो बोल रहे हैं, हमारे टाइम पे फूड पाइप बोलते थे। आज मेरी बेटी है वो ईसोफेगस ही बोलती है, बस स्टार्टिंग से उसको ईसोफेगस बताया है, ठीक है ना। और बट हमारे टाइम पे उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके बताते थे। अच्छा हमारे टाइम पे तो ये भी नहीं बताते थे कि बेटा 11th में जाकर आप पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ, या तो फिर मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि 11th में है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो
डन है। आओ जी एक और करते हैं बेटा। यहां पर a कितना है 2, b कितना है बेटा -2√2 और c कितना है 1। चलो d निकालेंगे, b स्क्वायर 8 आ गया -4a और c। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 0 आ गई, यानी इक्वल रूट्स आ गए। क्या आ गए बच्चों? इक्वल रूट्स। चलो जी -b प्लस माइनस ये आ गया अपॉन में 2a, तो ये आ गया 2√2/4 और दूसरा आंसर भी क्या आएगा 2√2/4। x की वैल्यू आ गई √2/2 और √2/2, ये हमारा आंसर है। तो दोनों सेम आंसर आएंगे। तो मैं कहता रहा हूं नो ब्रेनर। ठीक है जी, दोनों मेथड समझ में आ गए। अब सीधा सीधा फोकस करेंगे इक्वेशंस बनाने में। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आओ देखेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर हमको अधूरी इक्वेशन, यहां तो इक्वेशन बनी हुई थी, यहां अधूरी इक्वेशन है, तो इसको नॉर्मल इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आया जैसे एलसीएम लिया x, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। x² - 1 = 3x, इधर आ गया, ये बन गया, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। सॉर्टेड। तो जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा ना फैक्टराइजेशन हो पाएगा और ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग पाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये ऊट पटांग के क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इसको भी क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां आया बेटा देखो x+4 और x - 7, यहां पर आ गया x - 7 और x+4 11/30। सॉल्व करो। x - 7 - x - 4, x² - 3x - 28, ये मल्टीप्लाई हो गया ना, ऊपर आ गया -11, x² - 3x - 28 11/30, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² - 3x - 28 = -30, x² - 3x + 2 = 0। बन गई ना। यार देखो मैं कहता रहा हूं 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गया। एक डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व कर दो। दूसरा अधूरी इक्वेशन है एक्स की फॉर्म में, कोई राम नहीं है, कोई शाम नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई कॉटेज नहीं है, कोई ऑल्टीट्यूड बेस नहीं है, इक्वेशन बनी हुई है लेकिन अधूरी है, उसको आपने ठीक कर लिया, अब सॉल्व कर लोगे। तीसरी फॉर्म आती है कि इक्वेशन ही बनानी है आपको। ठीक है जी, वो शुरू करते हैं। ये समझ में आ गया ना, गॉट इट। चलो आगे देखेंगे। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स और इंग्लिश मिला के दोनों के मार्क्स कितने आए? 30। तो लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स BX एंड इंग्लिश में 30 - x आएंगे बेटा। ठीक है जी, दोनों को मिलाकर ये ना। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, तो उसके मार्क्स की प्रोडक्ट कितनी हो जाती? 210। अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आए होते तो बढ़ा दो, और इंग्लिश में चाहे 3 नंबर कम कर दो, तो उसके मार्क्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 210। यहां पर ना जिन जैसे काम करना चाहिए जब भी इक्वेशन बनाओ। जो हुक्म मेरे आका, हुक्म सुनो अप्लाई करो, हुक्म सुनो अप्लाई करो, मैं हर बच्चे को कहता हूं। यहां पर क्या करना है आपको, जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा आगे प्रोसीड करते जाओ। देखो मैंने पहले यहां तक पढ़ा था क्वेश्चन, फिर मैंने इसको तोड़ लिया कि ठीक है भाई 2 सब्जेक्ट्स है, एक x ले लूंगा, दूसरा 30 - x हो जाएगा। फिर आगे बढ़ा, फिर वो कह रहा था कि जी एक में बढ़ा दो, एक में कम कर दो, और उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो 210 है। एक में बढ़ा दिया, एक में कम कर दिया, मल्टीप्लीकेशन 210 है। अब अलजेब्रा शुरू हो जाएगा। 27 - x = 210। सॉल्व कर लेंगे। 27x - x² 54 - 2x = 210। ठीक है जी, इसको बस सॉल्व करना है यार, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और आप अपना कोई भी मेथड यहां पर लगा सकते हो। अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपको जैसा उसको हिट करना आप कर सकते हो, ईदर बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और देखो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इतना ही पढ़ा। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल शॉर्टर अगर x है तो डायगोनल 60 ज्यादा है। ठीक है, ये तो पढ़ा ना हमने भी।
इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, और जो लॉन्गर है वो इससे 30 ज्यादा है। अब रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, तो लेट करो, लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर, गॉट इट। तो जो हमारा डायगोनल होगा वो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, और जो लॉन्गर साइड होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 30 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, वो 90 डिग्री का है ना, तो जो x प्लस 60 का होल स्क्वायर आएगा वही x स्क्वायर और x प्लस 30 का होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर 960x, कट गया बेटा, है ना, वहां ले जाओ, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब ये आपकी इच्छा है इसको कैसे सॉल्व करने वाले, गॉट इट, क्लियर है। लास्ट में ना स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई 50 मान लो, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू, जैसे साइड्स निकालनी है ना आपके, तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड इज 50 और डायगोनल इज दिस एंड लॉन्गर साइड इज दिस, ठीक है ना। आपको जो साइड्स निकालनी है सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ बतानी, आपको ऑल्टीट्यूड यानी डायगोनल नहीं बताना, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट जरूरी है, नंबर कटेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं कह रहा हूं ना पूरा लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा आज आपका ना, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा दमदार, ये दमदार उससे ज्यादा है, क्योंकि जब तक फाउंडेशन अच्छी नहीं है भाई सबसे ज्यादा सीमेंट फाउंडेशन में फूकना पड़ता है, तो ये वही है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, दो नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है, ठीक है जी। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो लेट करो, लेट लेट फर्स्ट नंबर या स्मॉलर नंबर, यहां पर एक बात लिखी है समझो, कह रहे हैं स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो बेटा लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर बी एक्स, ठीक है जी। तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, बात की बात है, हाँ जी, लार्जर नंबर बी एक्स, तो बेटा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 8x। गौर से देख लो क्या कह रहा है, जो लाइन लिखी है वही पढ़ दी, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, क्या दे रखा है बेटा आपको, क्या दे रखा है 180 दे रखा है। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना दे रखा है 180। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या हो गया बेटा x का स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर डायरेक्ट दिया हुआ है 180, सॉरी 8x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा हमारा 180, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा यहाँ पर 180 आ गया, क्या आ गया 180। क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, और लार्जर नंबर x है हमारा, ठीक है ना, और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर यानी x का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है कितना 8x। अब यहाँ देखो ये लार्जर नंबर है, ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है, तो फर्क है इस बात में, क्लियर। चलो अब ये ट्रेन वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और स्पीड वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है जी। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, तो 1 घंटा क्या लगेगा कम, ठीक है जी। तो देखो सिंपल सा है लॉजिक अपना, कह रहे स्पीड जो है अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दोगे तो 1 घंटा क्या लगेगा कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा। आपको बता रहे सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ
of train be of x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके, तो बेटा जो स्टार्टिंग में हमारा टाइम लगा था वो कितना था, 360/x लगा होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही था ना। लेकिन अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ढंग से देखेंगे, पहले हमको इतना टाइम लगता था, ठीक है जी, अब हमारी स्पीड बढ़ गई है। स्पीड कितनी बढ़ गई है बेटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये बढ़ गई। तो अब इन दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 1 आवर। अगर मैं अपनी नानी जी के घर, जो कि 360 किलोमीटर दूर है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाऊं तो मुझे इतना समय लगेगा। लेकिन ऑब्वियस बात है, अगर मैं अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दूं तो मुझे समय कम लगेगा। तो कितना समय कम लगेगा, 1 घंटा। तो मैं अपनी नानी जी के घर 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ये आ गया, ये डन है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आओ बताता हूं। 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1, ये कट गया। 1800 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो ये स्पीड वाले डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है जी। आगे देखो, ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2 वाटर टैप्स हैं, वो दोनों को अगर आप खोल दोगे तो पूरा टैंक 9/3/8 आवर्स में फिल हो जाएगा, ठीक है जी। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा टैप है वो 10 घंटे कम लेगा एज कंपेयर टू स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक अलोन। अकेला अगर छोड़ोगे तो 10 घंटे कम लेगा। आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक अलोन, मतलब अकेले। तो लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप अलोन, उसको ले लेते हैं बेटा x आवर्स। लार्जर टैप x घंटे में खत्म करता है। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, जो छोटा टैप है तो वो 10 घंटे ज्यादा लेगा बेटा, सिंपल सी बात है। जब लार्जर टैप 10 घंटे कम ले रहा था तो स्मॉलर टैप 10 घंटे ज्यादा लेगा, भाई ये तो कंपैरिजन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर ना लगता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का गेम। मान के चलो कि एक दीवार है, एक दीवार 3 लोग मिलकर तोड़ रहे हैं, और या ऐसा करते 2 लोग मिलकर तोड़ रहे हैं। एक दीवार 2 लोग मिलकर, आप और मैं मिलकर तोड़ रहे हैं, और वो 10 घंटे में टूटती है, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने और मैंने बराबर बराबर हिस्से से तोड़ी, आपकी एफिशिएंसी अलग है, मेरी एफिशिएंसी अलग है। मैं एक बूढ़ा इंसान हूं, मैं एक हाथ से ऐसे ऐसे तोड़ रहा हूं, आप भाई दोनों हाथ में हथौड़ा लेकर यूं यूं शुरू हो रखे हो, मेरे को ऐसे ऐसे करने में पेन हो गया बॉडी में, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपकी एफिशिएंसी मेरी एफिशिएंसी अलग है। जैसे यहाँ पर बड़ा टैप है और छोटा टैप है, दोनों की एफिशिएंसी लेवल अलग है। हम दोनों ने मिलकर वो दीवार 10 घंटे में तोड़ी है। अब बताओ क्या आप अकेले वो 10 घंटे में तोड़ पाओगे? आंसर इज नहीं, आपको ज्यादा समय लगेगा। मैं एक हथौड़े से कर रहा था, लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा था। स्मॉलर टैप कितना भी छोटा हो, मैं कह रहा हूं सिर्फ बूंद बूंद भी टपक रही हो तो भी उसके बिना वो टैप इतनी देर में तो खत्म नहीं होगा, वो टैंक इतनी जल्दी नहीं भरेगा। बात समझ में आ रही है? तो यह इनवर्सली, जितने ज्यादा लोग बढ़ा लो टाइम उतना कम हो जाएगा, जितने कम लोग कर लो टाइम उतना बढ़ जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस में चीजें रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो यहां पर वर्क डन बाय लार्जर टैप प्लस वर्क डन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, यानी 1 में टाइम आता है। ये हमने ना बेसिक 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद दिला दिया तुमको। इनवर्सली यानी इनवर्स हो गया। मान लेते हैं इसका एक और क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छा, वो 9/3/8 की जगह 13 घंटे वाला क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक टैप ना होता, 2 टैप होते, 2 लार्जर होते
और 3 स्मॉलर होते तो यह 2/x और 3/x + 10 आ जाता। क्लियर है, सॉर्टेड है। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं तुम्हारे लिए। यह आया बेटा 8/75, इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है, डन है। एलसीएम लेके जैसे भी बताया था, सॉर्टेड। आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। 2 स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो 468 है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24। साइड्स निकालनी है तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1 x मीटर ले लो, साइड ऑफ स्क्वायर 2 y मीटर लेना पड़ेगा। पेरीमीटर 4x - 4y होता है, डिफरेंस कितना है बेटा 24। तो x - y कितना आ गया बेटा हमारा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 + y। ठीक है जी। एंड एरिया का सम, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, वो कितना दे रखा है बेटा 468। तो ये आ गया बेटा x की जगह 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468, बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। आसान क्वेश्चन है, येट इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दम नहीं था। पेरीमीटर का डिफरेंस पड़ा था, एक इक्वेशन आ गई, एरिया का सम दिया हुआ था, यहाँ पे पुट कर लिया, काम हो गया। क्लियर है, डन है। चले आगे। ओके, ये थी बेटा हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाली वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। पानी शांत है, मोटर बोट की स्पीड है 18 km/h। पानी सामने से आएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और पानी का देखो, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि यहां से पानी आ रहा है, पानी का जो फ्लो है वो इधर है और जो बोट है वो इधर जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। यानी यहां पर जो स्पीड हो जाती है वो होती है स्टिल माइनस स्ट्रीम। शांत पानी में उसकी स्पीड थी 18 और मान लेते हैं बहाव की स्पीड है x, पानी की जो स्पीड है वो x है, तो क्या हो जाएगी बेटा 18 - x। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन पे तो आ जाएंगे। एक होता है कि हमारी बोट ये रही, जैसे जब राफ्टिंग करो ना ऋषिकेश में जाकर, मनाली में जाकर, सोलंग, वो मनाली से पहले कुल्लू के आसपास जब हम वो करते हैं राफ्टिंग, तो स्पीड अगर मान लो, पानी ऑब्वियस सी बात है यार, जो राफ्टिंग होती है वो फ्लो के साथ ही होती है, मजा कैसे आएगा, वरना तो लगे हुए हैं चप्पू चलाने में। तो फ्लो इधर है और बोट इधर है अपनी, समझ में आ रही है, फ्लो इधर बोट इधर, तो यहां पर होती है स्टिल प्लस स्ट्रीम। हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमें खुद की मेहनत तो हमारी 18 ही थी, लेकिन पानी हमारी स्पीड और बढ़ा देगा, मानते हो। तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, और सॉरी डाउनस्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं हम, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये होता है अपस्ट्रीम। तो यानी फॉर्मूला बन गया, तो स्पीड ऑफ, पढ़ो मोटर बोट है ना, स्पीड ऑफ बोट, या पहले हम पूरा क्वेश्चन ढंग से आपको पढ़ा लेते हैं। अ मोटर बोट जिसकी स्पीड 18 km/h इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return। ऑब्वियस बात है, भाव के विरुद्ध जाएगा तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा, भाव के साथ आएगा तो कम लगेगा। सीढ़ियां चढ़ने में समय ज्यादा लगता है, उतरने में कम लगता है। ठीक है जी। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी पानी की स्पीड बतानी है बहाव की। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी बहाव की भी x km/h। ठीक है जी। तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होती है बेटा 18 + x km/h, और स्पीड इन अपस्ट्रीम 18 - x km/h अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या करना है, डिस्टेंस हमारा 24 ही है, फॉर्मूला क्या लगेगा, वही टाइम का बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर वो जाता है अपस्ट्रीम तो ज्यादा समय लगेगा, और डाउनस्ट्रीम जाता है तो कम समय लगेगा। कितना कम समय लगेगा बेटा, 1 घंटा। दिस इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम, टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम, डिफरेंस इज 1 hour। क्लियर है, एलसीएम वही काम करना है, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चले
अब वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब के वाले क्वेश्चन है, यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के लिए, तो वो भी करेंगे। पहले बेसिक फंडा समझ लो इस साल जो लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर वो आप बताओगे कि लाइव लेकर आए या रिकॉर्डेड, जिसके अंदर हम आपको केस स्टडी, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर्स और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स हैं, अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमारा डी क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आना चाहिए। के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √24, ठीक है जी, ये आ गया। √24 को और सॉल्व कर लेना, सॉर्टेड है, इतना ही सिंपल है। अगर इक्वल रूट्स होंगे बेटा तो हमारा क्या होगा, डी 0 होगा, ठीक है जी। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, के एक्स स्क्वायर और 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। डी को क्या रखेंगे बेटा, 0, क्यों, क्योंकि क्या है, इक्वल रूट्स है, क्या है, इक्वल रूट्स है। तो ये आया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये तो खुद एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्या करें, इसमें से कॉमन ले लो, फैक्टर कर लो, k माइनस 6, तो इधर 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल 0। k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 6, k की वैल्यू 0 डालते ही ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, चेक कर लो, ये पूरा ही नष्ट हो जाएगा। 6 के 0 के बराबर है, नहीं, तो ये क्या आ गया, नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, हमारी 6 आ गई, सॉर्टेड है। तो जब भी आपको बोले इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो d 0 रख दो। प्रूफ करने को भी बोल सकता है, k की वैल्यू निकालने को भी बोल सकता है, तो ये काम करना है, आंख बंद करके अलजेब्रा चालू हो जाएगा। क्लियर है, डन है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, वन शॉट में पूरा किया हम लोगों ने, बेसिक स्टफ पूरा बता दिया, इक्वेशंस बनानी, मतलब इतना मैंने आपको बता दिया कि आपकी एनसीईआरटी में अब कोई डाउट नहीं बचेगा। आपका काम क्या होगा, अब आपने पहले लेक्चर को अच्छे से देख लेना है, जो क्वेश्चंस अभी आपको लगता है कि अभी वीक हैं तो उसको दोबारा देख लेना है। देखने के बाद आपने पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्रैक करनी है विद एग्जांपल्स। एनसीईआरटी क्रैक होने के बाद ही आप आगे एग्जाम्पलर पर या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर जाएं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लाइव पढ़ाएं या रिकॉर्डेड, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए लेक्चर या नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।